लेखक रामविलास शर्मा द्वारा रचित पाठ धूल। इसका आज हम संक्षिप्त सार देखेंगे, समझेंगे। इसमें धूल पाठ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने धूल की जो महिमा है उसके महत्व को यहाँ पर समझाया है, उसकी क्या उपयोगिता है, तो उसी का यहाँ पर आज वर्णन किया गया है। हिंदी कविता की एक सुंदर पंक्ति भी है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। इसमें जिस धूल भरे हीरे का यहाँ पर वर्णन किया गया है, वह हीरे से भी, लेखक का क्या मानना है कि लोग हीरे को तो बहुत ही साफ सुथरा और खनादा हुआ, आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं, लेकिन पर धूल से लिपटा हुआ जो शिशु है, छोटा बच्चा है, इतना प्यारा लगता है कि धूल से भरा हीरा सबका मन मोह लेता है, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लेखक के अनुसार जो बालक धूल से बढ़कर है, वो हमारे लिए बहुमूल्य कीमती हीरा है। कृष्ण के मुंह पर सुशोभित धूल के सामने आधुनिक सौंदर्य सामग्री कुछ भी तो नहीं। वर्तमान सभ्यता और हमारी सभ्यता जो है वो धूल से बचना चाहती है, वो धूल से मतलब कोसों दूर रहना चाहती है। इसलिए वह बच्चों को धूल से बचाती भी है, धूल में खेलने नहीं देती। उसे डर है कि कहीं धूल से उनकी जो बनावटीपन कहीं दूर ना हो जाए, मतलब बनावटीपन वो ज़्यादा रखते हैं और जो धूल और मिट्टी है उससे वो बचना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये धूल और मिट्टी से कहीं उनकी चमक फीकी पड़ जाएगी। जिसने ये लिखा कि धन्य धन्य वे हैं नर मेले, जो करत गात कनियाँ लगाए, धूल ऐसे लरिकाने की। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कभी ने। तो मतलब यहाँ जो कहा है कि वे लोग धन्य हैं जो छोटे बच्चे को जो मिट्टी और धूल से गंदा है उसे कनियाँ लगाए। कनियाँ मीन्स गोद में ले लेता है, उसके शरीर को अपने कनियाँ लगा लेता है, तो मतलब वो गंदा हो जाता है। लेकिन वो तो गंदा नहीं, वो तो एक सुंदर, एक हीरे से भी बहुत ही कीमती है। वो है हमारा बहुमूल्य हीरा है। जो छोटा बच्चा मिट्टी से सना हुआ है, वो हमारे लिए वास्तविक हीरा है। वह भी धूल के प्रति हीनता से ग्रस्त है, क्योंकि धूल और मिट्टी जब भी आ जाती है तो वो उससे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। फिर ऐसा कवि अखाड़े की जो मिट्टी है, अखाड़े की जो मिट्टी होती है उसे किस तरह तैयार किया जाता है, उसके देखकर तो उन्हें मतलब उबकाई भरने लगेंगे। वो उबकाई मतलब उनको जैसे वॉमिटिंग आने लगेगी, ऐसा उनको एहसास होता है। लेकिन वो तो उससे तो हम दूर रह ही नहीं सकते। जो पहलवान होते हैं वो उस मिट्टी में सन करके ही तो अपना वीरता का परिचय देते हैं। परंतु अखाड़े की जो मिट्टी है वो मनुष्य के लिए बहुत ही दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला, वो बहुत ही परिश्रम करके निकला है, ऐसा आभास होता है। मिट्टी उसके शरीर को मजबूत बनाती है, कमज़ोर नहीं, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। जैसे जो शरीर है हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तो उस मिट्टी से बना हुआ है शरीर, तो मिट्टी में ही मिल जाना है। मिट्टी का जो यहाँ पर महत्व है, शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जीवन के सभी सार तत्व इसी से बने हुए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श सब मिट्टी की ही तो देन है। धूल इसी मिट्टी की आभा है, और मिट्टी शब्द तो धूल रस है। मिट्टी देह है तो धूल
प्राण है। धूल क्या है? वो किसी से अलग तो नहीं है। धूल क्या है? धूल वह है कि जो सूर्यास्त के पश्चात गांव में गोधूली शिशु के मुख पर धूल तथा फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। गोधूली पर कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। यह गांव में होती है, शहरों में नहीं। ये गांव में ही पाई जाती है क्योंकि जो गऊ और गोपालों के पदों से ये उत्पन्न होती है। जब गायों को चरा कर के शाम को संध्या के समय वो वापस लौटते हैं। धूली का जो महत्व है, वो धूली के महत्व के विषय में लेखक बताता है कि सती तो इसको माथे से लगाती है और जो एक योद्धा होता है वो आँखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली को चूमा था। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने यूक्रेन मतलब आपने सुना है कि आजकल जो रूस है वो यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, तो ये एक जिस देश का नाम है। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ की धूल का स्पर्श किया था, उसे छुआ था। श्रद्धा थी, भक्ति थी, एक प्रेम था, स्नेह था, अपार प्रेम था। इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर के और कौन सा साधन हो सकता है। यहाँ तक कि घृणा आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल जीवन का यथार्थ है, वास्तविकता है। धूली उसकी कविता है। मिट्टी काली हो, पीली हो, लाल हो आदि अनेक रंगों की होती है, परंतु धूली शरद के धुले उजले बादलों जैसी होती है। किसान के हाथ, पैर, मुंह आदि पर भी तो इन्हें धूली छाई हुई होती है। उसे धूल ही जो धूल होती है वो असली हीरे की तरह होती है। जब हम ये जान जाएंगे तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे से लगाना सीख जाएंगे। तो जो धूल है, मिट्टी है, उसका हमें तिरस्कार नहीं करना है और उसी के साथ हमें जीना है। उससे अधिक दूर नहीं हम रह सकते, क्योंकि जो शरीर है वो भी तो हमारा मिट्टी का ही बना हुआ है। इसके आगे हम प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ देखते हैं। धूल चैप्टर से ये उसके मौखिक प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न पहला है, हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? और दूसरा है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? कौन सा ऐसा संसार में सुख है जो दुर्लभ है? और तीसरा प्रश्न है, मिट्टी की आभा क्या है? उसकी पहचान किससे की जाती है? तो आइए इसके आंसर तीनों के जो मौखिक प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न का आंसर है, हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरांदा हुआ और आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना चाहते हैं। हीरे के जो प्रेमी हैं। सेकंड आंसर है, लेखक ने संसार में अखाड़े की जो मिट्टी है उसमें सन्ने से वंचित रह जाना, उस सुख को दुर्लभ माना है। क्योंकि जो वो मिट्टी होती है वो इतनी बहुमूल्य कीमती होती है, वो देवताओं पर भी चढ़ाई जाती है। तेल और मट्ठे से उसे सिजाया जाता है। जिस मिट्टी को देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है वो इतनी पूज्य होती है, शुभ होती है। ऐसी इस अखाड़े की जो मिट्टी है उसको अपनी देह पर लगाना संसार के सबसे दुर्लभ सुख के समान है, अगर उससे वंचित रह जाते हैं तो।
प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है, मिट्टी की आभा का नाम ही तो धूल है और मिट्टी के जो रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। मिट्टी का रंग है तो उसकी पहचान उसकी धूल के द्वारा ही की जाती है और उसकी जो आभा का जो उसकी चमक है उसका नाम धूल है। तो ये 3 जो प्रश्न थे मौखिक, उनके ये आंसर हुए। इसके बाद हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, खरादा हुआ होता है सुडौल और चिकना। श्रृंगार मीन्स सजावट। पार्थिवता मीन्स पृथ्वी से संबंधित मिट्टी। अभिजात मीन्स कुलीन श्रेष्ठ। प्रसाधन सामग्री मीन्स श्रृंगार की सामग्री। गोधूली, सायंकाल जंगल से लौटते समय गाँव के जो खुर से उड़ती हुई धूली को गोधूली कहा जाता है। संसर्ग मीन्स संपर्क। कन्या मीन्स गोद। विज्ञापित मीन्स सूचित करना। रेणु मीन्स धूल। लरिकान मीन्स बच्चे। नौबत मीन्स हालात हालत हालात हालात। निर्द्वंद, निर्द्वंद मीन्स होता है जहाँ कोई द्वंद्व ना हो, कोई झगड़ा ना हो, जिसका कोई विरोधी ना हो। सिजाई मीन्स पकाई हुई, जो मट्ठे से उस मिट्टी को सिजाया जाता है। असारता मीन्स सार रहित, जिसका कोई सार ना हो। सूक्ष्म बोध, सूक्ष्म बोध मीन्स होता है बातों की गहराई को समझने की क्षमता रखने वाला। अमराइयों, आम के बाग। नक्षत्र पथ, नक्षत्रों का मार्ग। विडम्बना, छलना, विसंगति। बांटे मीन्स हिस्से। यूलिसिस होता है होमर के महाकाव्य ओडेसी का एक ये प्रमुख पात्र है जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। जो मतलब जो भी कठिनाई आती है उसके सामने और उसमें वो संघर्ष करता है, वो अपने साहस को बनाए रखता है। प्रवास, परदेशवास, परदेश में वास करने वाला। इथाका यूनान का एक स्थान है, प्लेस नेम। यूक्रेन एक देश है, जैसे कि आप आजकल देख रहे हो, न्यूज़ में सुन रहे हो, रूस ने जो कि यूक्रेन में एक मतलब जो आक्रमण किया है, जो झगड़ा चल रहा है रूस और यूक्रेन का, तो यूक्रेन एक देश है। व्यंजना शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिससे उसके सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ का जब वो बोध कराता है तो वो व्यंजना। जैसे आपने सुना ये शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, शब्द शक्तियाँ। असूया होता है ईर्ष्या, द्वेष करना। छायावादी दर्शन, प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों की अति गूढ़ भावों में व्यंजित करना। संदिग्ध, जिसमें कोई संदेह हो, जहाँ संदेह पैदा हो रहा हो। कांति, कांति मीन्स चमक, चमक दिखाई दे रही हो। तो आपने यहाँ पर जो धूल चैप्टर का संक्षिप्त सार देखा और उसके जो मौखिक 3 प्रश्नों के उत्तर देखे, शब्दार्थ देखे, शब्दों के अर्थों को जाना, तो आपको इजीली समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। जो दूसरा पार्ट है इसका, जिसमें मौखिक कावाली प्रश्न, मौखिक लिखित कावाली प्रश्न, लिखित खावाली प्रश्न और आशय स्पष्ट को दिया जाएगा, समझाया जाएगा। धन्यवाद।